हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने 20 पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एम ऑफ अ वैल्यू इंजीनियरिंग, जो वैल्यू इंजीनियरिंग है उसका एम क्या है या पर्पस क्या है। तो फाइंड द डिप्रेशन वैल्यू ऑफ अ मशीन, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, या मिनिमाइज द कॉस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन दिखता है तो आप सीधे ऑल ऑफ द अबव पर टिक कर देते हैं, जबकि ये करेक्ट आंसर नहीं है। आपको पूरे ऑप्शन को ध्यान से देखना है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो वैल्यू का मतलब ही कॉस्ट, या फिर आप वैल्यू को एक और स्पेसिफिक वर्ड में मनी के वे में डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यू मतलब ही मनी होता है। तो यहाँ पे फाइंड द डिप्रेशन वैल्यू ऑफ अ मशीन, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा वैल्यू की बात कर रहा है। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि वैल्यू इंजीनियरिंग में हम हमेशा सिर्फ कॉस्ट डिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मिनिमाइज द कॉस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज नहीं करते, पर हम उसके कॉस्ट को ज़रूर कम कर देते हैं। ये पर्पस किसका है, तो ये हमारा पर्पस है वैल्यू इंजीनियरिंग का। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब, मेरिट रेटिंग ऑफ द वर्कर, फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट, या नॉर्मल टाइम ऑफ अ वर्कर। देखिए, जब कभी भी आप किसी भी फैक्ट्री में जो रेटिंग फैक्टर डिसाइड होता है, जो रेटिंग मिलता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है या वो कैसे अप्लाई किया जाता है, तो वो हमेशा नॉर्मल टाइम ऑफ अ वर्कर के नॉर्मल टाइम पे डिसाइड करते हैं, ना कि स्टैंडर्ड टाइम पे। स्टैंडर्ड टाइम पे अगर हम डिसाइड करेंगे तो एवरी वर्कर को आपका रेटिंग नहीं मिलेगा, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे टाइम स्टडी किससे करते हैं, तो टाइम स्टडी हम स्टॉप वॉच से करते हैं। ये क्या है, तो ये आपका स्टॉप वॉच है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि गैंट चार्ट इज़ यूज फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन शेड्यूल, या मशीन रिपेयर शेड्यूल। तो देखिए, जो गैंट चार्ट है, जो कोई भी हम जब कभी भी चार्ट बनाते हैं तो चार्ट हमेशा दो चीज़ों से रहता है। एक साइड में आपका आइटम रहता है और दूसरे साइड में आपका प्रोडक्ट रहता है। तो इस साइड में आपका डेज है, इस साइड में आपका वो आइटम है, कितने डेज में कौन सा डेट कंप्लीट हो रहा है। तो बेसिकली हम चार्ट में हम शेड्यूल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो गैंट चार्ट है वो स्पेसिफिकली आपका प्रोडक्शन का शेड्यूल बनाता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। वहीं बात करो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो इन्वेंट्री कंट्रोल से आपको रिलेट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ABC एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझाया था, उसमें ABC एनालिसिस जो है वो आपका वो इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है। वहीं बात करो अगर मटेरियल हैंडलिंग की, तो वो उसमें आपका CPM एंड PERT आता है। CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT मतलब प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। या ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइंटिफिक लेआउट, यानी कि साइंटिफिक लेआउट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, टू यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लोर एरिया, या टू मिनिमाइज प्रोडक्शन डिले, या ऑल ऑफ दिस। देखिए, साइंटिफिक लेआउट का सबसे बड़ा जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता है कि प्रोडक्शन डिले को कम करना, साथ ही साथ आपका जो यूटिलाइज रहता है, जो फ्लोर एरिया रहता है, यानी कि जितना फ्लोर है आपके पास में, उसको बेटर यूटिलाइज करना और प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन वैल्यू इंजीनियरिंग द टर्म वैल्यू रिफर्स टू, मैंने पहले बताया था आपका वैल्यू का मतलब मनी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मनी कहाँ पे आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ इस पर भी आपको मनी मिलेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें भी प्राइस का मतलब मनी है, ये भी सही है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पर भी कॉस्ट की बात हो रही है, तो भी आप मनी से डिफाइन कर सकते हैं। और यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये भी करेक्ट है। मतलब अगर आपको चारों जब कभी भी करेक्ट दिखे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे स्पेसिफिक कौन बात कर रहा है। तो देखिए, वैल्यू इंजीनियरिंग में जो वैल्यू का स्पेसिफिक मतलब होता है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी कितना है, टोटल उसका इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेज तक का कॉस्ट क्या है, वो उसका वैल्यू इंजीनियरिंग में वैल्यू का मतलब कहलाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि इन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं EOQ। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि EOQ का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली आपको बताना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है, ऑप्टिमम लॉट साइज होता है, या कैपेसिटी ऑफ अ वेयर हाउस होता है, या लॉट साइज करस्पॉन्डिंग टू ब्रेक इवन एनालिसिस। तो बेसिकली आपका इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी में जो EOQ होता है वो आपका ऑप्टिमम लॉट साइज होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे जो बात हो रही है ब्रेक इवन एनालिसिस की, तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट होता है जिसमें कि आपको ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है।
जैसे अगर आप इस तरह का कुछ कर्व बनाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है इधर आपका प्रॉफिट है, इधर आपका लॉस है, तो बीच में जो पॉइंट है जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है, वो पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। और ये आपका हमेशा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एनालिसिस में हम इतना बड़ा ग्राफ नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू ए प्राइम कॉस्ट प्लस, प्लस मतलब ये वाला प्लस। ओके, तो यहाँ पे आपको एक तरफ आपको क्या रखा है, एक तरफ आपको प्राइमरी कॉस्ट रखा है, प्लस करके आपको क्या वैल्यू रखना है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स ओवरहेड, या फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स ओवरहेड एंड प्रॉफिट। तो देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, तो बेसिकली आपका प्रोडक्शन कॉस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, या जिसको कि डायरेक्ट वैल्यू बोलते हैं। उसमें आपका सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड आता है, बाकी रिमेनिंग जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, सेल्स का हो गया या प्रॉफिट हो गया, ये सभी आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन रेट के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिस्टमैटिक जॉब इंप्रूवमेंट सीक्वेंस विल कंसिस्ट ऑफ मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, जॉब एनरिचमेंट, ये ऑल ऑफ दिस। तो सिस्टमैटिक जॉब इंप्रूवमेंट जो है उसमें कौन कौन सा सीक्वेंस होता है, तो ये तीनों सीक्वेंस होता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी अगर बात करूँ मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो ये आपका FW टेलर का ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं बात करो अगर लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल की, तो ये आपका स्टील इंडस्ट्री के लिए आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करते हैं, तो लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करते हैं। अभी मिलिट्री देखिए, तो ये मिलिट्री है और ये आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सबसे बेसिक ये एडवांटेज यही है कि इसमें आपका डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल लेआउट, सिंथेटिक लेआउट, स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होता है वो होता है आपका स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। वहीं अगर आपका सिंथेटिक लेआउट की बात करूँ तो ये किसका है, तो सिंथेटिक लेआउट आपका प्रोडक्ट का है और एनालिटिक आपका प्रोसेस का है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बार चार्ट इज सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, मेजर वर्क, माइनर वर्क, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो बार चार्ट होता है वो बार चार्ट किसके लिए होता है, तो सुटेबल होता है आपका माइनर वर्क के लिए, यानी कि बहुत थोड़ा सा, बहुत ही कम क्वांटिटी में जब कभी भी आपको वर्क करना रहेगा तो आप बार चार्ट यूज़ करेंगे। चलिए आपको समझा के बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी 50 है, और यहाँ पे कितना है, तो 1 2 3 4 5 टाइप के आइटम को लिया गया है। अभी यहाँ पर अगर आपको 5 की जगह में 500 हो और ये 50 की जगह में आपको 50,000 हो, ठीक है, तो क्या आप बार चार्ट बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो लार्ज क्वांटिटी या मेजर वर्क के केसेस में बार चार्ट यूज़ नहीं होता है, और जब यूज़ करेंगे भी तो वो आपका एक्यूरेट नहीं रहेगा, इसीलिए आपका बार चार्ट जो है वो आपका माइनर वर्क के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ट गिव साइमल्टेनियसली इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड मशीन लोडिंग, प्रोसेस चार्ट, मैन लोड चार्ट, या मैन मशीन चार्ट, या गैंट चार्ट। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वर्क एंड मशीन की। तो वर्क कौन करेगा, मैन करेगा, और मशीन तो मशीन यहाँ पे, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया, मैन एंड मशीन चार्ट। तो सी यहाँ गैंट चार्ट जो है आपका प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोसेस चार्ट आपको पहले बता चुका हूँ, मशीन लोडिंग ये अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रोबेबिलिस्टिक टाइम फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ये ऑल ऑफ दिस। तो देखिए प्रोबेबिलिस्टिक टाइम जो होता है वो क्या होता है, तो ये इन तीनों में होता है बेसिकली, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। टाइम ये आपका स्टॉप वॉच है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर फॉर स्टील इंडस्ट्री, यानी कि स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर करते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, या लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। यहाँ लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिलिट्री, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब FW टेलर, लाइन एंड स्टाफ जो है वो आपका ऑटोमोबाइल में भी कहीं कहीं काम आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि डिवाइस यूज फॉर लिफ्टिंग और लोवरिंग ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक एट द एंड ऑफ अ रिट्रैक्टेबल चैन और केबल दैट इज कॉल्ड हॉइस्ट, जिप क्रेन, पोर्टेबल एलिवेटर, या चेन कन्वेयर। तो देखिए रिट्रैक्टेबल चैन के में हुक लगा होगा, ठीक है, तो चैन में हुक कैसा होता है, देखिए ये क्या है, तो ये आपका रिट्रैक्टेबल अरेंजमेंट रहता है और ये आपका हुक अरेंजमेंट है। तो ये किसका, ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है आपका हॉइस्ट की। ये क्या है, तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है इसको हॉइस्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि डायग्राम शोइंग द पाथ फॉलोड बाय मैन एंड मटेरियल व्हाइल परफॉर्मिंग ए टास्क इज नोन एज स्ट्रिंग डायग्राम, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ट्रैवल चार्ट या फ्लो डायग्राम। तो ऐसा कोई डायग्राम जो कि आपका मैन एंड मटेरियल का टास्क आपको शो करे वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका फ्लो डायग्राम कहलाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम इन अ कॉम्प्लेक्स जॉब सिस्टम इज बेस्ट डन थ्रू स्टॉप वॉच टाइम स्टडी, एनालिसिस ऑफ माइक्रो मोशन, ग्रुप टाइम टेक्निक या एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड डाटा सिस्टम। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम जब कभी भी हमको डिटरमाइन करना हो किसका, कॉम्प्लेक्स जॉब सिस्टम का, तो उसको हम किससे करेंगे, तो उसको हम करेंगे डाटा के थ्रू, मतलब एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड डाटा सिस्टम। यहाँ पे डाटा का मतलब क्या है, तो डाटा देखिए ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपको आउटपुट प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे वो आपका डाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिलिट्री, ठीक है। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिलिट्री होता है, आप एक बात को ध्यान में अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज फिक्स्ड, बिल्कुल सही। डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्ग, ये भी सही है। क्विक डिसीजन आर टेकन, ये भी सही है, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, पहले विजिटर हो गया, नीट काउंसिल हो गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गया, डायरेक्टर हो गया, फिर इसके नीचे आपका डिप्टी गवर्नर हो गया, उसके नीचे उसके मेंबर्स हो गया, फिर नीचे आपका फैकल्टी हो गया। वैसे मिलिट्री में भी काम करता है, ऊपर मेजर रहेगा, फिर जनरल रहेगा, कर्नल रहेगा, फिर नीचे आपका नॉर्मल जवान सैनिक रहता है, ठीक है। ऐसे ही लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैसिलिटी द लेआउट प्रेफर प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, ग्रुप लेआउट या स्टैटिक लेआउट। तो देखिए ऐसा लेआउट जो कि आपका एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो काम होता है उसको एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करता है, वो कौन सा लेआउट है, तो वो आपका प्रोसेस लेआउट है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स ओनली मेथड स्टडी, ओनली वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट या ओनली मोशन स्टडी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़